Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be fine. So this is our third lecture of management and ethics. In this, we will discuss how the evaluation of management occur, what were its stages. After that, we will discuss the decision making process, types of decision making, and in the last, we will discuss the role of manager in an organization. So before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is EduMusk 1008. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव फर्दर। तो पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन क्या है? किसी भी चीज़ की ग्रेजुअल ग्रोथ जो होती है, डेवलपमेंट जो होता है उसका, धीरे धीरे जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो जो वो स्टेजेस पार करके एक तरह से एक मॉडिफाइड फॉर्म में निकल के आया है, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। तो मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से हुआ कि भाई पहले वो किस तरह की चीज़ें फॉलो करता था, अब वो कितना मॉडिफाई हो चुका है, ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत कब पड़ी? जब हमें या ह्यूमन बीइंग को ये पता लगा कि भाई हम अब ग्रुप्स में रहने लगे और अब हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब हमें इवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। इवोल्यूशन कितने स्टेजेस में डिवाइड है? 4 स्टेजेस में। ये है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, फिर सेकेंड आता है क्लासिक थ्योरी, फिर थर्ड आता है नियो क्लासिकल थ्योरी और बिहेवियरल अप्रोच, उसके बाद फोर्थ आता है मॉडर्न अप्रोच। अब इन चारों स्टेजेस को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए, कितना मॉडिफिकेशन आया मैनेजमेंट में, और एट द लास्ट हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? तो इवोल्यूशन में पहली स्टेज आती है हमारे प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। इसमें क्या हुआ था? हमारा 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसका इम्पैक्ट मैनेजमेंट पे पड़ा था। कैसे पड़ा था मैनेजमेंट पे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेके आया, जैसे प्रोडक्शन के मेथड में चेंज किया गया, टूल्स और इक्विपमेंट्स जो पहले यूज़ किए जा रहे थे उनमें चेंजेस लाए गए, लेबर है जो ऑर्गेनाइजेशन की उसको कहीं ना कहीं चेंज करके कि उसमें कैसे मॉडिफिकेशन लाया गया कि किस तरह से हमें हायर करना चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, कि भाई हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके जो मेथड्स हैं उनको भी रेज किया गया, इम्प्रूव किया गया। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो पहले से यूज़ करे जा रहे थे मैनेजमेंट में, उनको गिवन अप किया गया, मतलब उनको छोड़ दिया गया और एक नए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लाए गए जिस पे मैनेजमेंट ने काम करना शुरू करा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो नए डायमेंशंस आए मैनेजमेंट के, उनको लाने के लिए हमारी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। देखते हैं वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हुए प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, जो कि यूनाइटेड किंगडम से थे। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने क्या देखा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सिर्फ गैस वर्क और सजेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। उनके पास एक प्रॉपर मतलब एक सॉलिड अप्रोच नहीं है जिससे कि वो ये मतलब अपने प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो उन्होंने फील किया कि एक सॉलिड या एक प्रॉपर पर्टिकुलर अप्रोच के लिए हमें साइंस और मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, जिससे कि जितनी भी बिजनेस प्रॉब्लम्स है उनका एकदम पर्टिकुलर हमें सोल्यूशन मिल सके। इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट के जो एंटरप्राइजेस थे उनसे ये इंसिस्ट किया, ये अर्ज किया कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसको मैथमेटिक्स और साइंस के बेसिस पे करें। और उन्होंने कैसे कैसे बताया कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला कहा उन्होंने कि हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक रिजिड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उससे हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा। उन्होंने जो काम है उसको उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए बोला। कैसे? मेंटल जो वर्क है उसको अलग से डिवाइड किया जाए और जो फिजिकल वर्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको अलग डिवाइड किया जाए। क्लियर? उसके बाद थर्ड से उन्होंने बोला कि कोई भी छोटी सी छोटी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, उसके लिए एक कॉस्ट प्रिसाइज करी जानी चाहिए, एक कॉस्ट डिटरमाइन करी जानी चाहिए कि भाई ये इसके लिए इसको ये कॉस्ट मिलेगी, पर्टिकुलर कॉस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि हमें अपने जो वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एनकरेज करने के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए और जिस एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें बोनस प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस मिले और एक काम अच्छे से स्मूथ वे में हो पाए और जो वर्कर्स है वो कहीं ना कहीं एनकरेज रहे अपने काम को लेके। प्रोफेसर बेबेज के बाद नेक्स्ट जो थे हमारे वो थे रॉबर्ट ओवेन। वो भी कहाँ से थे? यूनाइटेड किंगडम से थे। उनको पर्सनल मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो उनकी अप्रोच थी या जो उन्होंने फोकस किया था वो किस पे किया था? एम्प्लॉय वेलफेयर पे किया था।
उन्होंने ज़्यादातर एम्फेसिस दी थी कि हमारे जो ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है इंडस्ट्री में, वो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने नए नए आइडियाज़ भी दिए कि ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड कि भाई क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला उन्होंने बताया कि शॉर्टर वर्किंग आवर्स होने चाहिए, काम के जो घंटे हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, कम होने चाहिए, जिससे कि जो हमारा वर्कर है या एम्प्लॉय है वो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए। अगर हम लंबे टाइम तक उससे काम करवाएंगे तो क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती जाएगी और वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा और उसका इम्पैक्ट सीधा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा। दूसरा क्या था कि हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको हाउसिंग फैसिलिटी मिलेगी तो वो वहीं रहेगा, ना लेट होने का कुछ होगा, तो उससे क्या होएगा, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इन हाइजीन, उनको प्रॉपर ट्रेन करने का कि भाई वो हाइजीन में भी वर्कर्स को ट्रेन किया जाए, उनके बच्चों को एजुकेशन दी जाए और उनको कैंटीन का प्रोविजन हो, मतलब उनके लिए खाना प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारे जो आइडियाज़ थे ये दिए थे रॉबर्ट ओवेन ने, और इनका जो मेन मोटो था ये था कि हमारे जो कंपनी का जो प्रमोशन है या फिर इम्प्रूवमेंट है वो कैसे हो सकता है जब तक हम अपने वर्कर्स को मतलब कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि अच्छी तरह से वो काम करें, उनको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए। तो उनका जो मेन फोकस था वो सिर्फ किस पे था, ह्यूमन रिसोर्सेज पे था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर। नेक्स्ट थे हमारे हेनरी रॉबिन्सन टाउनी। इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि हमारी जो इंडस्ट्रियल मैनेजर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजर्स काम करते हैं, उनमें इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो हम हायर करेंगे या फिर जो हमारे मैनेजर्स होंगे किसी भी कंपनी के, उनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि वो इंजीनियर प्लस इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो इंडस्ट्री है उस पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा, एक स्किलफुल एक प्रॉपर अकाउंटेंट मिलेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी इंडस्ट्री बहुत स्मूथली और अच्छे से वर्क करेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिकल थ्योरी। अब जब हमने पहली थ्योरी दे दी थी, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो दे दी थी, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए, अपनी चीज़ों को वहाँ पे एम्फेसाइज किया, अपने रूल्स को डाला। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें, उन लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा था, लेकिन वो उस तरह से उतने मीगर नहीं थे, उतना मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में उतना अच्छे से मतलब अपने आप को हेल्पफुल नहीं थे उतने। तो वहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी और क्वालिटी में लैग किया, तो इसके लिए हमें क्लासिकल थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। अब क्लासिकल जो थ्योरी है उसने किस चीज़ पे फोकस किया या क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस करे और किन को उसने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी, तो देख लेते हैं। हमारे जो सबसे पहले तो उनकी थ्योरी में हमने देखा कि उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया कि हमारे जो पास्ट मैनेजमेंट थी उसको साइंटिफिकली सिस्टमाइज किया जाना चाहिए, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको और डिस्टिल्ड और प्रोपगेट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए उसके जो फीचर्स हैं वो क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और जो राइज हो रहा था लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में, उन दोनों को क्लोजली कनेक्ट किया गया। ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड थे वो कौन कौन से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और राइज जो हो रहा था लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में। उसके बाद जो क्लासिकल जो हमारी थ्योरी है उसने किन तीन मेन स्ट्रीम्स पे काम किया और उनको डेवलप करने में हेल्प करी। सबसे पहला था साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बाद था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और थर्ड वन था हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, इनको अब हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, इसलिए उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने जो अपनी ये थ्योरी थी वो किस मतलब वर्क एक्सपीरियंस से डेवलप करी, किस वजह से उन्हें ये थ्योरी मिली, वो 3 कंपनियों में काम किया था उन्होंने, उसके बेसिस पे उन्होंने उस वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने इस थ्योरी को जनरेट किया। वो तीनों कंपनी कौन सी थी, मिडवेल स्टील वर्क्स, सेकेंड थी साइमन रोलिंग मिल्स एंड थर्ड थी बेथलम स्टील कंपनी। इन तीनों में काम करने के बाद उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। तो फिर उनकी थ्योरी किस चीज़ पे एम्फेसिस करती है, उन्होंने 2 चीज़ों पे एम्फेसाइज किया। सबसे पहला तो कि जो वर्क एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, कोऑपरेशन बना रहता है किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, जो कि कंपनी के एनलार्जमेंट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी कि उन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है और साइंटिफिक नॉलेज है उसको हमें इंडस्ट्रियल वर्क में यूज़ करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्लियर। तो उनकी थ्योरी ने 2 चीज़ों पे एम्फेसाइज किया था। सबसे पहला क्या था कि वर्किंग एफिशिएंसी जो है हमारी और जो ऑपरेशनल लेवल है
वो हमारा मतलब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसके बीच में, हमारा जो मैनेजमेंट है और जो उसके वर्कर्स है उनके बीच में, जिससे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ पाए। और जो दूसरा उन्होंने दिया था वो क्या था कि हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक नॉलेज है वो यूज़ होनी चाहिए किसमें, इंडस्ट्रियल वर्क में। क्लियर। उनकी जो अप्रोच थी वो बॉटम अप अप्रोच थी, मतलब उन्होंने हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाए, उन पे फोकस किया जाए। मतलब एक कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए हर एक इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हर इंडिविजुअल लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल जो मैनेजमेंट है उस तक सारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रोल है, इसलिए उन्होंने एक अप्रोच दी बॉटम अप अप्रोच। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने कौन से प्रिंसिपल्स पे काम किया था। तो इसके लिए हमें 5 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो सबसे पहला था हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड वन वाज द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन, फोर्थ वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड द फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या बताया गया कि किसी भी मैनेजर को रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि इंट्यूशन या पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे कोई डिसीजन देना। तो हमारा जो भी मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कोई भी जजमेंट या कोई भी डिसीजन अपने पर्सनल इंट्यूशन या जजमेंट के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। उसको कंपनी की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए उसको प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस करनी चाहिए और उसके बाद ही अपना एक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। क्लियर। उन्होंने इस प्रिंसिपल में ये बताया कि हमारा जो किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट वे होना चाहिए और उसके लिए हमारा जो साइंटिफिक एनालिसिस है उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी इंट्यूशन के थ्रू हम इसके लिए प्रॉपर जजमेंट नहीं दे सकते किसी कंपनी के ग्रोथ के लिए। मैनेजर को प्रॉपर ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए काम को और फिर ही डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। क्लियर। इससे क्या होगा, हमारा जो काम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से मतलब अच्छे से होगी और जो हमारा आउटपुट है वो भी बहुत अच्छा आएगा, एक स्टैंडर्ड आउटपुट मिलेगा उसके लिए हमें। क्लियर। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इस प्रिंसिपल में ये बताया गया। सेकंड आता है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो वर्कर हैं और मैनेजमेंट है, हायर अथॉरिटीज है, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बैड इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है कि मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉपर कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए, अच्छे से शांति से पीसफुली काम होना चाहिए। मैनेजमेंट को और वर्कर्स को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी और कामनेस बनी रहेगी। हार्मोनी और पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, जो मैनेजमेंट है उसका जितना भी गेन होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी को, उसे उसके वर्कर्स के साथ, जो लोअर वर्कर्स है उसके साथ उसे शेयर करना चाहिए। और जो वर्कर्स हैं उनको भी अपना पूरा कॉर्पोरेशन देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जब भी उसको ज़रूरत पड़े अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से तो कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। अगर वर्कर्स और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कंप्लीट हार्मोनी नहीं रहेगी, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, तो वो कंपनी भी लंबे टाइम तक ग्रोथ नहीं कर पाएगी। क्लियर। थर्ड आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या कहता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वर्कर्स का और मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का, वो एक दूसरे की तरफ अच्छा रहना चाहिए, उसमें प्रॉपर एक आउटलुक रहना चाहिए दोनों को एक दूसरे की तरफ, कि जिससे कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपर प्रॉफिट मिल सके। मतलब उन दोनों का एक ही एम होना चाहिए कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कराना है, उसको ग्रोथ दिलवानी है। तो उसके लिए उनका बस यही होना चाहिए कि उनको एक दूसरे की तरफ अच्छा एटीट्यूड रखना है, अच्छे से मतलब बिहेव करना है, जिससे कि कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल और काम बना रहे और हमारी जो कंपनी है एनवायरनमेंट, जो उसका एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे और वो ग्रोथ करती रहे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट अथॉरिटी सिर्फ अपने बारे में ना सोचे और जो उसके एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। कैसे कि मैनेजमेंट को जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको भी कंसीडर करना चाहिए कि वो क्या अपने थॉट्स दे रहे हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी मतलब कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो अगर उनके कुछ व्यूज़ हैं तो उनको सुनना चाहिए, जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं। और जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी बिना मतलब की जो डिमांड्स होती हैं, अननेसेसरी जो डिमांड्स होती हैं, जो मैनेजमेंट पूरी नहीं कर सकता, वो नहीं करनी चाहिए। तो क्या है, दोनों के बीच में कोऑपरेशन बना रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहता है और उससे नए नए आइडियाज़ इवॉल्व होते हैं। क्योंकि अगर लोअर एम्प्लॉय जो है वो अपने आइडियाज़ देगा तो कहीं ना कहीं एक
एक प्रॉपर एक सेट ऑफ आइडियाज़ मिलेगा और जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए दोनों अथॉरिटीज़ के बीच में, मतलब कहीं मैनेजमेंट अथॉरिटी और जो लोअर लेवल वर्कर्स हैं उनके बीच में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ वन, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए उसके जो एम्प्लॉयज़ है उनका एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उसकी जो स्किल्स है, उनको इम्प्रूव कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देनी चाहिए। और उससे क्या होता है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है, उनका साइंटिफिकली सोचने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होगा और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी। तो इसलिए हर बंदे को उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से उसका काम मिलना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। क्लियर? ये पांचों प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। उसके बाद आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या क्या टेक्निक्स फॉलो की गई साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? ये मूवमेंट की स्टडी है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक जो मशीन है या कोई ऑपरेटर है वो किस तरह से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इसका पर्पस क्या होता है कि यूजलेस जो मोशंस है, मतलब मान लो कोई चीज़ काम नहीं करी, कोई मशीन काम नहीं करी, कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो उसको हटाने के लिए जो हम मोशन स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, जो मूवमेंट हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मोशन स्टडी। क्लियर? उसके बाद आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? बेसिकली हमें ये देखना है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो प्रॉपर टाइम में तो परफॉर्म हो रहा है। उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें बस ये चेक करना है हमारा ऑपरेशन परफॉर्म टाइमली होना चाहिए। ये जो स्टडी है ये किसके बाद करी जाएगी? मोशन स्टडी के बाद ही करी जाएगी, क्योंकि हम पहले तो मोशन चेक करेंगे, मूवमेंट चेक करेंगे अपने ऑपरेशन की कि भाई हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो मतलब प्रॉपर हो भी रहा है या यूजलेस जो मतलब कहीं ना कहीं मशीन्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं। तो इसके लिए पहले मोशन स्टडी को पढ़ते हैं हम, उसके बाद सेकंड हमारा टाइम स्टडी आता है। मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव है कि मोशन स्टडी पहले हमने रीड करी, उसके बाद फिर टाइम स्टडी को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर? थर्ड टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें क्या होता है कि हमारी जो प्लानिंग है उसको डूइंग से सेपरेट किया जाए, कि मतलब प्लानिंग अलग से करी जाए और काम अलग से किया जाए। तो क्या फ़ायदा होगा? हमारा जो सुपरविजन है, हमारा जो सुपरविजन सिस्टम है कि कैसे देख रेख करनी है वो डेवलप होता है और हमारा जो प्लानिंग वर्क है वो भी अच्छे से हो पाता है, एडिक्वेटली हो पाता है। और हमारा सुपरविजन जो है वो अलग रखा जाता है, जो कि हम वर्कर्स पे भाई सुपरविजन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि प्लानिंग जो है वो अलग से की जाए और जो डूइंग जो काम हो रहा है वो अलग से किया जाए। इससे क्या होगा? एक प्रॉपर एक डेवलपमेंट होगा एक सुपरविजन सिस्टम का, जिससे कि उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि पहले हमने प्लानिंग करी और उसके बाद काम को किया जा रहा है, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उससे एक हार्मोनी बनेगी काम को लेके। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इस टेक्निक पे हमने क्या देखा कि हमारा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट और टूल्स है जो हम यूज़ करें उसमें, हमारा जो पीरियड ऑफ वर्क है उसमें, जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसको लेके, हमारी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं उसका स्टैंडर्ड कैसा है, वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, ठीक है, हम कैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आती हैं कि हमारा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए इन सब के रिस्पेक्ट में, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल, पीरियड ऑफ वर्क, भाई काम कितने टाइम के लिए हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, किस एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है। क्लियर? ये सब आता है स्टैंडर्डाइजेशन में। उसके बाद आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या किस चीज़ पे एम करता है? क्या इसका एम है कि हमारा जो सुपरफ्लुअस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, मान लो एक जैसे से प्रोडक्ट ही हम बनाए जा रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमारा जो टेक्निक है वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। इससे क्या होगा? हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी जो अनवांटेड हम जो भाई कॉस्ट लगा रहे हैं, हमारे जो कॉस्ट रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, वो बच जाएंगे और हमारा जो टाइम और मशीनरी जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी उसका भी बचत होगी हमें। तो जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या बताता है हमें कि हमें जो फालतू के जो आइटम है, सुपरफ्लुअस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई हम एक से ज़्यादा एक जैसे आइटम बनाए जा रहे हैं, उसको हटाना हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है। क्लियर? इस टेक्निक का मोटो क्लियर हो गया कि इसमें क्या बताया गया। उसके बाद आता है हमारा लास्ट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब अलग अलग तरीके की वेजेस प्रोवाइड कर जाने चाहिए, किस बेसिस पे कि भाई उनका काम कैसा है, किस तरह का वो काम कर रहे हैं, उसको देख के उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए और उस हिसाब से वेजेस प्रोवाइड करने चाहिए। क्लियर? तो ये थी हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे
कि मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब के ड्रॉबैक्स क्या हुए कि जिसकी वजह से हमें भाई आगे वाली चीज़ों पे जाना पड़ा, आगे वाली थ्योरीज को पढ़ना पड़ा। तो ये आता है हमारा प्रोज और कॉन्स। तो पहले पढ़ लेते हैं प्रोज और बेनिफिट्स क्या क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला आता है कि हमने जो रूल ऑफ थंब है कि जो हम ऐसे ही अपने पर्सनल जजमेंट पे, इंट्यूशन के बेसिस पे जजमेंट देते थे, वो हटा के साइंटिफिक टेक्निक्स लगाई गई, एप्लीकेशन लगाई गई, पहले एनालिसिस करी गई किसी भी चीज़ को, किसी भी जजमेंट को लेने के लिए। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ। उसके बाद सेकेंड था प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। हमने जो वर्कर्स को जो सेलेक्ट करना शुरू करा वो ट्रेनिंग के बेसिस पे, उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे सेलेक्ट किए गए। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उसके बाद थर्ड वन था इंसेंटिव वेजेस टू द वर्कर्स फॉर हायर प्रोडक्शन। उनके वेजेस को उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया, काम से अलग मतलब उनकी सैलरी से अलग भी उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया। किस लिए? कि भाई वो वर्कर्स जो है वो अपनी अच्छी एफिशिएंसी से काम कर पाएँ और हायर प्रोडक्शन प्रोवाइड करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अभी हमने पढ़ा था मोशन स्टडी के अंदर कि यूजलेस जो चीज़ें थी उनको हटाया गया और जो मतलब प्रॉपर सिस्टम को रेशनलाइज किया गया जिससे कि वो एफिशिएंटली काम करे, अच्छे से काम करे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड वर्क मेथड्स। मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन हुआ किस किस में, टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल और वर्क मेथड्स में। हमने टेक्निक्स में पढ़ाई था, साइंटिफिक जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स पढ़ी अभी उसमें हमने देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, उसको यूज़ किया गया उस टेक्निक को। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एंड कांस्टेंट गाइडेंस ऑफ द वर्कर्स। उनको जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस दी जाती थी, ट्रेनिंग दिलाई जाती थी प्रॉपर, जिससे कि वो काम को एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से कर रहे, स्किलफुल वर्कर्स रहें हमारे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उसके बाद लास्ट आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ हो पाया साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर? तो ये सब इसके थे बेनिफिट्स। अब देख लेते हैं इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, क्यों हमें मतलब फर्दर मूव करना पड़ा अपने मैनेजमेंट के इवॉल्यूशन में। तो पहला है अनरियलिस्टिक एजम्पशन, कि ऐसी एजम्पशंस नहीं फॉलो की गई थी बहुत सारी इसमें जो रियल लाइफ में यूज़ की जा सकें। ऐसी थी कि उसके फ्लॉज आए उन एजम्पशंस को लेने के बाद। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, क्योंकि उसमें क्या था कि अगर कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये यूज़फुल नहीं है कंपनी के लिए तो वो उसको या तो बाहर निकाल देते थे या फिर उसको मतलब ट्रेनिंग दी जानी, या फिर उसकी सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती थी, उसकी जो प्रोसेस होती थी सिलेक्शन की वो बहुत हार्ड थी। तो इसलिए एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लेबर्स का। रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, क्योंकि बहुत हद तक मशीनरी वर्क को वो किया गया, प्रमोट किया गया, साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट किया गया। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन आया और उन्होंने बहुत चूज़ी हो गए। अगर बहुत चूज़ी हो जाएगी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखेगी और ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को रखेगी कि उनका कम में ही काम चल जाए, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो रहा था। मशीनिस्टिक अप्रोच मैंने बता दिया, उसी की वजह से क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन आया था, क्योंकि मशीन अप्रोच वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे थे। इम्प्रैक्टिकल था, इतना प्रैक्टिकली एफिशिएंट नहीं था ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था। उसके बाद नेक्स्ट आता है वीकनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियंस थी उनको कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती गई, उनका जो रोल था वो कम होता चला गया। और इसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए अगर वो स्टार्टअप करे तो उसके लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस जो अप्रोच थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो अप्रोच थी उसके कहीं ना कहीं ये वाले फ्लॉज आए और जिसकी वजह से हमें फर्दर स्टडी करनी पड़ी या फर्दर चीज़ों को देखना पड़ा। क्लियर? तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लियर हो गया। तो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या पढ़ा कि भाई हमारे किस तरह से मतलब पहला जो था सबसे पहले कि किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, फिर हमने देखा कि क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करता है, फिर हमने देखा उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। क्लियर? उसके बाद अब हमारा जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे हमने क्या क्या चेंजेस देखे और क्या क्या पढ़ा हमने। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो मैंने आपको बताया था हेनरी फ्योल जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है, और जो उनके प्रिंसिपल्स थे 14 प्रिंसिपल्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो आपने अगर हमारी जो लास्ट वीडियो है, फर्स्ट जो लेक्चर था उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, और उस पर जाके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हेनरी फ्योल जो कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उन्होंने जो काम किया है वो आप जाके वहाँ पे रीड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं एक बार डिटेल में कि है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो मतलब पता चल जाएगा हमें। तो मैंने अभी आपको बताया हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने ही इस थ्योरी को दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की को, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, उन्होंने मतलब सिर्फ
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करने पे नहीं, जबकि जो लोअर लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नीचे से ऊपर तक जो प्रॉपर सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे फोकस किया। उनकी जो थ्योरी थी वो उन्होंने क्या क्या जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या दिए। सबसे पहला था एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो किस किस तरह की थी, जो जिस पे उन्होंने फोकस किया। सबसे पहले थी टेक्निकल, फिर कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। क्लियर। उसके बाद जो फंक्शंस थे मैनेजर्स के वो कौन कौन से थे, जो उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस होने चाहिए मैनेजर के। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था एबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर की एबिलिटी कैसे होनी चाहिए, वो फिजिकल, मेंटल, मोरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए मैनेजर के अंदर, जो उनकी थ्योरी के अंदर बताया गया था। उसके बाद जो लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क हुआ था, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये सारे बहुत सारे जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनको इन डिटेल हमने लास्ट वीडियो जो है लेक्चर फर्स्ट जो है हमारा मैनेजमेंट एंड एथिक्स का उसमें डिस्कस किया था। आप वहाँ जाके डिटेल में उनको पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो यही था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ये हेनरी फ्योल ने दी थी। क्लियर। हमने ये पढ़ लिया कि भाई इसके अंदर उन्होंने उनकी जो थ्योरी थी उनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया। सबसे पहले एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस किस तरह का हो सकता है, फंक्शन ऑफ मैनेजर्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। क्लियर। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स को। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स पे। तो ये आते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है उसको दिया था। उन्होंने अपने मॉडल के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया था। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने एक हायरार्की प्रोवाइड करी कि भाई हमारी अथॉरिटीज़ जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, कि भाई कौन सी हायर अथॉरिटी होगी, उससे नीचे वाली कौन सी होगी, उससे नीचे वाली कौन सी होगी। तो एक हायरार्की आई कि अथॉरिटीज़ के अंदर मतलब एक प्रॉपर एक हायरार्की फॉलो होनी चाहिए, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो था डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जिस तरीके से जो लेबर है वो काम कर रही है या वर्कर जो है वो काम कर रहा है उसके बेसिस पे ही, उसकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ही उसको काम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया था। थर्ड था सिस्टम ऑफ रूल्स। एक रूल्स होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। उन्होंने एक प्रॉपर एक सिस्टम दिया रूल्स का जिसको फॉलो किया जाना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट था इम्पर्सनैलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब कोई भी पर्सनल रेफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो रिलेशंस है वो बिल्कुल फेयर रहनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि एक स्मूथ वर्क हो सके। ऐसा ना हो कि किसी एम्प्लॉय की तरफ कोई अथॉरिटी जो है वो पार्शल हो जाए और उसके लिए प्रॉपर फेवर करे या कुछ भी करे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया उन्होंने अ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोसीजर्स। काम को करने का जो प्रोसीजर है उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड अपॉन टेक्निकल कॉम्पिटेंस। क्या था कि टेक्निकल बेसिस पे हमारा जो एम्प्लॉयज़ है उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए वो टेक्निकली कितना फिजिबल है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है। क्लियर। तो प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इस बेसिस पे होना चाहिए, टेक्निकल बेसिस पे होना चाहिए। उसके बाद लास्ट क्या था, लीगल अथॉरिटी एंड पावर। एक लीगल अथॉरिटी और पावर होनी चाहिए। जो हायर मैनेजमेंट है वो लीगल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसकी जो पावर है वो मतलब एक तरह से लीगलाइज होनी चाहिए, उसमें मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी मस्ट बी लीगल एंड पावरफुल। क्लियर। ये थे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के। मतलब इसके अंदर हमारी जो अथॉरिटी या पावर है उसको ही कहीं ना कहीं एक मतलब एम्फेसिस दी गई थी कि भाई हमारी जो अथॉरिटीज़ है उनको प्रॉपर एक तरह से मेंटेन रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और एक स्मूथ और डिसिप्लिन चले। ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो स्मूथ और डिसिप्लिन चले, इसके लिए अथॉरिटीज़ पे से ज़्यादा काम किया। जो हायर अथॉरिटीज़ थी उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया गया इस जो मॉडल के अंदर। क्लियर। ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक प्रॉपर एक रिजिड मॉडल प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ये ह्यूमन एलिमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। इट डज़ नॉट अकाउंट इट और कंसिडर इट। उसके बाद हमारा जो फीचर्स आते हैं ब्यूरोक्रेसी के वो क्या क्या है। सबसे पहला था रिजिडिटी, इम्पर्सनैलिटी एंड हायर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें रिजिडिटी रहती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करते, और जो कॉस्ट है कंट्रोल करने की या हाई मतलब एक तरह से वो क्या है, हायर है, मतलब हाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद सेकंड क्या है, एंजाइटी ड्यू टू प्रेशर ऑफ कन्फर्मिटी टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। क्या है कि बहुत प्रेशर बनाया जाता है रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए, तो उससे क्या है एक एंजाइटी और या फिर एक ऐसा प्रेशर का माहौल क्रिएट होता है।
थर्ड है डिपेंडेंस ऑन सुपीरियर्स। ये मैंने बताया कि हायर अथॉरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, तो जो लोअर एम्प्लॉयज़ हैं या लोअर पर्सन जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो क्या है, सुपीरियर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है टेंडेंसी टू फॉरगेट अल्टीमेट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक ये भी टेंडेंसी है कि वो अपने गोल्स को ही भूल जाए, उसका जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट या ग्रोथ, उसको भूल के वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ किया जा रहा है, रूल्स पे, प्रोसीजर्स पे, जो अथॉरिटी है हायर अथॉरिटी, उस पर फोकस किया जा रहा है। इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर कहीं भी हमारा जो गोल्स है उस पर फोकस नहीं किया गया ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं टेंडेंसी है कि अल्टीमेट जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको भूला जा रहा है। क्लियर। ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या लार्ज बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका जो मेजर रोल होता है, तो इसकी वजह से क्या है, ये जो मॉडल है वो वहीं पे ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्लियर। तो ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी, जो क्लासिकल अप्रोच थी, जिसमें हमने 3 मॉडल्स को पढ़ा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इन तीनों को हमने इसमें डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आता है हमारा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई कमी थी। जैसे इसी में ही ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल था उसमें क्या था, हमारा जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ही भूलने की कहीं ना कहीं टेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं हर मैनेजमेंट के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ आया, तो उसकी वजह से हमें अपनी नेक्स्ट जो अप्रोच है, नेक्स्ट जो थ्योरी है, उसकी ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ नियो क्लासिकल थ्योरी, या फिर हम उसको बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये है हमारा नियो क्लासिकल थ्योरी। आप ये मान लीजिए जो नियो क्लासिकल थ्योरी है वो एक्सटेंडेड वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का ही, मतलब जो बेस है नियो क्लासिकल थ्योरी का वो क्लासिकल थ्योरी ही है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया, इम्प्रूव किया गया, एक्सटेंड किया गया। कैसे कि क्लासिकल थ्योरी जो थी वो हमारी वर्क करती थी जॉब कंटेंट के ऊपर, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब टूल्स पे, इक्विपमेंट्स पे, इन सब पे वर्क कर रही थी। लेकिन जो नियो क्लासिकल जो थ्योरी है उसने अपना ज़्यादातर एम्फेसिस किस चीज़ पे दिया, इंडिविजुअल पे दिया, ह्यूमन रिसोर्स पे दिया, ग्रुप रिलेशनशिप्स पे दिया, जो काम करने के लिए जो वर्क प्लेस पे ज़रूरत होती है इंडिविजुअल या ग्रुप रिलेशनशिप की, उस पर ज़्यादा फोकस किया उसने। नियो क्लासिकल थ्योरी ने जो रोल है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप बिहेवियर को समझने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस किया। मतलब उसने किसको इन्वॉल्व किया, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को इंक्लूड किया क्लासिकल थ्योरी के अंदर, जिससे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप बिहेवियर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके लिए उसने 2 अप्रोचेस पे काम किया नियो क्लासिकल थ्योरी ने। तो पहली, सबसे पहले क्या थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कि रिलेशन कैसा है ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के बीच में या ग्रुप जो बनना है उसके बीच में। और सेकंड क्या था, बिहेवियरल अप्रोच। तो इन दोनों को थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं, होता क्या है, इनका मतलब क्या है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को किसने स्टडी किया था या किसने बताया था, एल्टन मायो ने, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहा जाता है। उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने फोकस किया कि जो वर्कर का जो मोराल है वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, उस पर मेन काम किया गया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या सजेस्ट किया कि सोशल ग्रुप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल इंसेंटिवेटिव टू मोटिवेट द वर्कर, मतलब किसी भी वर्कर को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करो, एक ऐसे सोशल ग्रुप्स बनाओ जिसकी वजह से वो स्टिक रहें उसी ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इतना मोटिवेट नहीं करते वर्कर्स को, वो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग था, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो सेकेंड उन्होंने बताया कि वर्क इज कंसिडर्ड एज ग्रुप एक्टिविटी एंड नॉट एज एन ऑपरेशन परफॉर्म बाय इंडिविजुअल। जो काम है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, ना कि एक ऑपरेशन जो कि एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है। मतलब काम को एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह लेना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करे उस तरह से। वर्कर एक सोशल मैन है, ना कि रैशनल मैन जो कि मोटिवेट हो जाए फाइनेंशियल बेसिस पे, कि भाई वो पैसों से हम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वर्कर को कैसे कंसिडर किया है, एक सोशल मैन की तरह कंसिडर किया, नॉट टू द रैशनल मैन, कि भाई वो एक रैशनल मैन नहीं है। उसके बाद सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स थे वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़्यादा मोटिवेट करते हैं उनको, मोर देन फिजिकल वर्क कंडीशन। आप एक एम्प्लॉय को फिजिकल वर्क कंडीशन जो प्रोवाइड कर रहे हो उससे ज़्यादा जो सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो एम्प्लॉय को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस कंपनी में स्टिक रहने के लिए या बने रहने के लिए। क्लियर। ये था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब आता है बिहेवियरल अप्रोच। इसका फंक्शन क्या है
कि ये एक साइंटिफिक विजन अप्लाई कर रहा है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे कि भाई ह्यूमन का जो रिलेशन है, जो आपस में उनका रिलेशन है या ग्रुप्स जो फॉर्म हो रहे हैं, उसको साइंटिफिक विजन मतलब एक साइंटिफिक तरीके से देख रहा है इस अप्रोच के अंदर, बिहेवियरल अप्रोच के अंदर, यही इसका फंक्शन है। तो इसने तीन मेन उसको अपने अंदर इन्वॉल्व किया है, जो 3 स्टडीज हैं। सबसे पहले कौन सी है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि हम बिहेवियर को स्टडी करें एक इंडिविजुअल के को भी। और सोशियोलॉजी क्या है कि हम एक ह्यूमन बिहेवियर को ग्रुप्स में जो स्टडी कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी आ गया। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी क्या होएगा कि हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल एंड मेंबर ऑफ ग्रुप, कि भाई वो इंडिविजुअली कैसे बिहेव करता है और जब वो ग्रुप में होता है तो कैसे बिहेव करता है। इसके लिए जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंदर करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो ये 3 जो एक सेग्रीगेट किए गए बिहेवियरल अप्रोच के अंदर, जिससे कि हम बिहेवियर को स्टडी कर पाए किस बेसिस पे? इंडिविजुअली कैसे बिहेव कर रहा है, इन अ ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, और एक अलग से कैसे बिहेव करता है, ग्रुप में कैसे बिहेव करता है। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके अंदर हम करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, दीज आर अप्लाई टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इन तीनों को अप्लाई किया गया एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। क्लियर? उसके बाद अब हम देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच में डिफरेंसेस क्या क्या है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है वो किस चीज़ पे फोकस करती है? इंडिविजुअल बिहेवियर पे फोकस करती है और उसकी नीड पे, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर नीड्स को ही रीड करता है या स्टडी करता है। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है कि वो फोकस करता है ग्रुप बिहेवियर पे और ग्रुप्स में, कि कैसे एक इंडिविजुअल ग्रुप में बिहेव कर रहा है, कैसे उसका ग्रुप को लेके उसका इंक्लिनेशन है, वो कैसे उसकी तरफ इंक्लाइंड है। उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारा? एम्फेसिस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशन क्या किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है? वो इंटरपर्सनल, मतलब एक पर्सनल पर्सन का, एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो उस पर एम्फेसाइज करता है। जबकि बिहेवियरल अप्रोच में हमने देखा कि वो ग्रुप रिलेशनशिप्स पे एम्फेसाइज कर रहा था कि भाई ग्रुप का रिलेशन कैसा है, एक इंडिविजुअल एक ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, कैसा रिलेशनशिप फॉलो करता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आता है व्यूज वर्कर एज सोशल मैन। मतलब ह्यूमन रिलेशन के अंदर हम एक वर्कर को कैसे देख रहे थे? एक सोशल मैन देख रहे थे। जबकि बिहेवियरल अप्रोच के अंदर हम उसे कैसे देख रहे हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन। मतलब वो अपने कैसा बिहेव कर रहा है, उसका एक्चुअल माइंडसेट कैसा है, एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, उसको हम देख रहे हैं, उसको हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं एक वर्कर को। उसके बाद आता है हमारा ऑलवेज व्यू ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एज नेगेटिव फोर्स। ह्यूमन रिलेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मतलब ग्रुप जो है, ग्रुप बिहेवियर को हमेशा कैसे ट्रीट किया जाता है? एक नेगेटिव फोर्सेस की तरह ट्रीट किया जाता है, कि अगर ग्रुप्स को के बिहेवियर को हम चेक करेंगे तो वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है या फिर एक नेगेटिविटी वाली चीज़ है, नेगेटिव फोर्स है। जबकि हम बिहेवियरल अप्रोच में क्या देख रहे हैं कि अगर हम ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो क्या करता है? एक नए आइडियाज़ और इनोवेशन को जन्म देता है। तो इसलिए बिहेवियरल अप्रोच में हम ग्रुप बिहेवियर को ज़्यादा फॉलोअप कराते हैं। ह्यूमन रिलेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखते हैं वो, और बिहेवियरल अप्रोच में वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं? सोशो टेक्निकल सिस्टम की तरह उसको देख रहे हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस थे ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल अप्रोच में। क्लियर हो गया? अब आता है हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को कैसे ग्रो किया गया या कैसे ग्रो हुई, उसकी किस वजह से हुई कि जब सोशल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो थे उनकी जब ग्रोथ हुई तो मॉडर्न मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट का क्या व्यू है कि जो वर्कर है वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे की वजह से काम नहीं करता, उसके लिए उसका सेटिस्फेक्शन और उसकी हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए, तभी एक जो वर्कर है वो सेटिस्फाई हो सकता है। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है उसने किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि जो वर्कर है उसको सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करवाना या पैसे के लिए ही काम नहीं करता, वो उसके लिए उसके सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ने एम्फेसाइज किया सिस्टमेटिक मैथमेटिकल टेक्निक्स, जिसने एनालाइज किया या समझा किस चीज़ को कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, और उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखा। तो उन्होंने क्या यूज़ किया है? एक सिस्टमेटिक मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ की है इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का क्या मतलब रिलेशनशिप है और क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस वर्कर के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर। क्लियर? इसको रीड करने के लिए, थ्योरी को रीड करने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं इसमें मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को रीड करने के लिए। वो पहली क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच, दूसरी क्या है? सिस्टम अप्रोच, थर्ड क्या है? कंटीजेंसी अप्रोच। ठीक है, इन तीनों को अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है ये अप्रोचेस।
तो पहला आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच को ऑपरेशन रिसर्च भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है। इसके अंदर जो एम्फेसाइज किया गया वो क्या था कि हम स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। कैसे? वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को और अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देता है प्रॉब्लम को और फास्टर डिसीजन हमें देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल डेटा पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उस पे वर्क करने के बाद हमें प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग मिलेगा, हमें एक वे मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी और जिसकी वजह से हम अच्छे से अच्छा डिसीजन दे पाएंगे और जल्दी डिसीजन दे पाएंगे। मैनेजमेंट इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच में मैनेजमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकता है कि भाई उसके एक्शन से कितना रिस्क है और कितना उनको बेनिफिट होने वाला है। ये तो बता सकता है कि भाई हमें कितना रिस्क है, हमारा बेनिफिट क्या होगा, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं दे सकता। ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है हमें, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं दे सकता क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, इसके ड्रॉबैक क्या है कि इसमें इस अप्रोच के अंदर हमने कहीं भी जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट है, जिसको अभी हम कह रहे थे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में हम कह रहे थे कि हम ह्यूमन एलिमेंट जो है उसका सेटिस्फेक्शन, उसका हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। तो इसमें उसने कहीं पे भी इसके अंदर इस अप्रोच के अंदर हमने कहीं पे भी ह्यूमन एलिमेंट को वेटेज नहीं दी। तो इसकी वजह से ये इसका एक ड्रॉबैक है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच के बारे में कि सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है। सिस्टम अप्रोच किसने प्रोवाइड की थी? H.A. साइमन, इसीलिए इनको फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, ये 1960s में, लेट 1960s में इसको डेवलप किया गया था। इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रेगुलरली इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। ये एक सेट है जो मतलब इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट है जो कि एक होल यूनिट बनाते हैं। ठीक है, ये एक सेट है, सेट ऑफ रेगुलरली इंटरेक्टिंग या इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट जो कि एक होल यूनिट को क्रिएट कर रहे हैं। जो सिस्टम कॉन्सेप्ट है वो क्या एनेबल करता है? वो हमें अनेबल अस टू सी, ये देखने के लिए हमें एनेबल करता है कि हमारे जो क्रिटिकल वेरिएबल है या कंस्ट्रेंट है वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनका इंटरेक्शन होता है, जो वेरिएबल्स है और कंस्ट्रेंट है उनका। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो सिस्टम है उसके पास स्पेसिफिक कंपोनेंट, यूनिट और सब यूनिट होनी चाहिए। चेंज इन वन सिस्टम, एक सिस्टम में अगर हम चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट दूसरे सिस्टम पे पड़ेगा या सब सिस्टम्स हैं जो उन पे पड़ेगा। हर सिस्टम सुपर सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जो हमारे जो सिस्टम्स हैं अलॉन्ग विद देयर सब सिस्टम, उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव पे उन्हें काम करना चाहिए। सिस्टम इज अ गोल ओरिएंटेड, इनका एक प्रॉपर गोल सेट है, इसी गोल पे वो काम करेंगे। अ सिस्टम कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। आइसोलेशन जो अगर आइसोलेटेड हम कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। सिस्टम थ्योरी में जो कंट्रीब्यूशन था ये इन 3 पर्सन्स का भी था, मतलब जो हमने अभी देखा जो फादर थे साइमन, उसके अलावा भी इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया सिस्टम थ्योरी को बताने में। उसके बाद आता है कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच को सिचुएशनल अप्रोच भी कहा जाता है। 1980s में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट के लिए एक की है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था, कंटीजेंसी अप्रोच। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मतलब जो चीज़ अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट कुछ अफेक्ट करती है, वो फिजिकल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, पर्सन, कल्चर, इकोनॉमी एंड मार्केट कंडीशन एंड देयर लॉज, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं है, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन सेट नहीं है जिससे हम ये बता पाएँ कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फुली 100% मैनेज कर सकते हैं। तो उनका ये मानना था कि जो हमारी अप्रोच है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जैसा एनवायरनमेंट आया, जैसा भी सिचुएशन आए, उस हिसाब से हमें अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर तो यही है कि कोई भी एक ऐसी थ्योरी या कोई ऐसी अप्रोच नहीं है जो यूनिवर्सल हम कह सकें, जिसके अंदर हम ये कह सकें कि ये एक 100% वे है या बेस्ट वे है चीज़ों को करने का, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो सके। दूसरा क्या कहते हैं? मैनेजरियल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस टू बी इफेक्टिव मस्ट एडजस्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट। मैंने अभी बताया कि इनकी जो अप्रोच थी ये यही थी कि हमारे जैसा एनवायरनमेंट हो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहिए।
इट शुड इम्प्रूव डायग्नोस्टिक स्किल्स सो एज टू एंटिसिपेट एंड रेडी फॉर एनवायरमेंटल चेंज। तो हमारी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करके रखना चाहिए, जिससे कि जब भी एनवायरमेंटल चेंज आए, मतलब कभी भी ऐसी चीज़ ऐसा सिचुएशन पड़े कि भाई अब हमें इसमें इस तरह से वर्क करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम प्रॉपर रेडी रहें, हमारे पास प्रॉपर स्किल्स रहें, ठीक है, उस एनवायरनमेंट को टैकल करने के लिए। उसके बाद मैनेजर शुड हैव सफिशिएंट ह्यूमन रिलेशन स्किल टू एकोमोडेट एंड स्टेबलाइज चेंज। उसके अंदर प्रॉपर सफिशिएंट ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होनी चाहिए, इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो उस टाइम बिल्कुल कामली, कंपोजली और स्टेबलाइज वे में डील कर पाए, जब भी कोई चेंजेस आए उनको अकोमोडेट कर पाए, उनको होल्ड कर पाए, हैंडल कर पाए उन चेंजेस को। तो ये कंटीजेंसी अप्रोच के फीचर्स थे। तो अब हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो हमने देख लिया कि कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ मैनेजमेंट का, ठीक है, उसमें हमने जो डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी, ये सारी इसके अंदर हमने डिस्कस कर ली हैं, क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? हमारा एक प्रोसेस है किसी भी कोर्स या एक्शन को सेलेक्ट करने की फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि भाई हमारे पास चूज करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं और उसमें से हम चूज करके हम अपना डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं, क्लियर। तो 3 टाइप का डिसीजन मेकिंग होता है। सबसे पहला आता है पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। पर्सनल कैसा होता है कि एक बंदा, मतलब हम एक पर्सनल डिसीजन दें, कैसे कि भाई अब हमें एक टीवी बाय करना है, ठीक है, तो हम एक टीवी बाय करेंगे, किस कंपनी का क्या करना है, कैसे करना है, वो एक पर्सनल डिसीजन होगा बंदे का। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हमारी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, उसको इनडायरेक्टली वे में तो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पर्सनल डिसीजन है वो कि हमें कौन सी कंपनी का टीवी बाय करना है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं भाई अफेक्ट करेगा, और उसके बाद जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम नहीं लेंगे उनको भी अफेक्ट करेगा, कि भाई चॉइस जो है, एक पर्सनल जो चॉइस है, उसके बेसिस पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनडायरेक्टली वे में अफेक्ट हो रही है, क्लियर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लिया जाए, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहते हैं, क्लियर। तो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कोई मैनेजर है, वो एक इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है, खुद से एक डिसीजन ले रहा है, एक जजमेंट दे रहा है, तो ये आता है इंडिविजुअल डिसीजन में। उसके बाद आता है ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन क्या है? कि जो उसके वर्कर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, ये सारे जब मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम ग्रुप डिसीजन कहते हैं, क्लियर। उसके बाद थर्ड आता है हमारा प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी हम उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान होता है, एक सेटअप होता है कि हम जो हमारी सिचुएशन आ रही है या फिर कोई भी चीज़ आ रही है उसको हम टैकल कर पाएँ। ये होता है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम डिसीजन के अंदर, कि या फिर हम ये कहें कि जो मैनेजर है उसने ऐसी सिचुएशन को पहले भी टैकल कर रखा है, तो वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या होता है कि ऐसे डिसीजन लेना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस डिसीजन को कभी भी पहले ना लिया गया हो, वो पहली बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, पहली बार वो डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो उनको कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन, क्लियर। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हम पढ़ते हैं रोल्स ऑफ मैनेजर। तो हमारा जो मैनेजर होता है वो एक सिर्फ टीम लीडर नहीं होता, जबकि उसको अलग अलग रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। जैसे कई बार वो एक प्लानर का, एक ऑर्गेनाइजर का, एक कोच का, एक प्रॉब्लम सॉल्वर का, एक डिसीजन मेकर का, तो वो बहुत सारे रोल प्ले करता है, और ये सारे रोल एक ही पर्सन को प्ले करने पड़ते हैं, दैट इज मैनेजर, क्लियर। तो जो मैनेजर की जो रोल्स हैं उस पर जो डिटेल डिस्कशन किया है, या जो जिसने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, वो कौन है? हेनरी मिन्सबर्ग है, ठीक है। उसके बाद हम इनको जो उन्होंने रोल्स बताए, 10 रोल जो बताए मैनेजर के, उनको हम अभी देखेंगे कि भाई कौन कौन से थे। तो उन्होंने इन रोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहला था इंफॉर्मेशनल, भाई कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर और एनालाइज करें, वो रोल। उसके बाद दूसरा था डिसीजनल, वो कौन सा था कि डिसीजन मेकिंग में जो रोल प्ले कर रहा है एक मैनेजर, वो। थर्ड क्या था? इंटरपर्सनल, कि भाई ह्यूमन इंटरेक्शन में वो कैसा रोल प्ले करता है, कैसा रोल है उसका, तो ये आता है थर्ड हमारा इंटरपर्सनल। तो ये तीनों जो थे 3 कैटेगरीज हैं। अब इन 3 कैटेगरीज के अंदर उन्होंने 10 रोल्स को कैसे सेग्रीगेट किया वो देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहला आता है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल। तो इन्फॉर्मेशनल रोल्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें इसका रोल क्या होता है कि वो पहले तो किसी भी प्रॉब्लम को एसिमुलेटिंग, मतलब उसको पहले समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद डिसमिनेटिंग, मतलब उसको फिर सब तक पहुंचाता है, क्लियर। तो ये रोल होता है इंफॉर्मेशनल रोल उसका। उसके अंदर वो जो उसके सब रोल्स आते हैं,
इंफॉर्मेशन रोल्स के अंदर, तो सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर कैसे करता है, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वो किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और फिर उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहला होता है मॉनिटर करना। उसके बाद डिसेमिनेटर, जब उसने कलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर से और उस इन्फॉर्मेशन तक को उन तक पहुंचाएगा। उसके बाद आता है थर्ड, स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स। जब भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना पड़े तब वो एज अ स्पोक पर्सन काम करता है। क्लियर, ये आगे इंफॉर्मेशनल रोल। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में डिसीजन मेकिंग होता है, तो उसके जो सब डिवीजन है वो क्या है, सबसे पहला आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए वो क्या करता है कि वो एक नई नई आइडियाज देता है, इम्प्रूव करता है, जिससे कि मतलब इनिशिएट करता है, लेके आता है नई नई आइडियाज़ को, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो पाए, एनहेंस हो पाए, उसको एक प्रॉपर मतलब ग्रोथ मिल पाए अपने प्रॉफिट में या अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उसके बीच में। क्लियर। सेकेंड है हमारा डिस्टर्बेंस हैंडलर। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एडवर्स सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, तो जब अच्छे एक्शंस लेना, प्रॉपर एक्शंस लेना, उसके लिए टाइमली एक्शंस लेना, ये एक मैनेजर का रोल होता है और इसको कहते हैं डिस्टर्बेंस हैंडलर। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्टर्बेंस हैंडलर बनता है और एडवर्स सिचुएशन में ठीक से ठीक एक्शन लेके उस चीज़ को रिमूव करता है। उसके बाद थर्ड आता है रिसोर्स एलोकेटर, एलोकेटिंग ह्यूमन, फिजिकल एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज। तो एक एलोकेटर की तरह, रिसोर्स एलोकेटर की तरह भी काम करता है कि कहाँ पे कितने मतलब रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो एलोकेट करने का काम भी मैनेजर का होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है निगोशिएटर, निगोशिएटिंग विद ट्रेड यूनियन और एनी अदर स्टेक होल्डर। तो किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ जब डील करना होता है या स्टेक होल्डर्स के साथ डील करना होता है, तो जो निगोशिएशन का काम है वो भी कौन करता है, मैनेजर ही करता है, कि किसी डील को निगोशिएट किस तरह से करना है वो भी मैनेजर के ही हाथ में होता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इंटरपर्सनल रूल। इसमें क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखता है जो मैनेजर, उसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रोल कहते हैं। दिस इज सपोर्टिव रोल फॉर इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन रोल। ये एक तरह से सपोर्टिव रोल है, मतलब एक इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, उसमें ये इंटरपर्सनल रोल एक तरह से सपोर्टिव वे में काम करता है। क्लियर। इंटरपर्सनल रोल में क्या क्या कैटेगरी आती है, सबसे पहली आती है फिगर हेड। तो फिगर हेड में हम पढ़ते हैं सेरेमोनियल एंड सिंबलिक रोल। सेरेमोनियल रोल का मतलब क्या होता है कि जैसे रिलीजियस या पब्लिक इवेंट्स होते हैं उसमें जो रोल प्ले करता है वो सिंबलिक, एज अ सिंबल भी अपनी कंपनी की तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो एज अ मतलब एक सिंबल जो जा रहा है या हम कहीं आउटसाइड वो अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एज अ फिगर हेड हो गया। उसके बाद सेकेंड आता है लीडरशिप। तो जब भी कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना होता है, जैसे कभी रिक्रूटमेंट हो रही है, कभी कभी कहीं मोटिवेशन के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जब भी मैनेजर का रोल प्ले किया जाता है तो उसको कहते हैं लीडरशिप। क्लियर, कि वो एज अ लीडर काम कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी शो कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद आता है लियाइजनिंग विद एक्सटर्नल बॉडीज एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़। लियाइजन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कॉपरेशन बनाना, किसके बीच में, जो वर्कर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में एक कॉपरेशन बनाना, एक कनेक्शन बनाना, वो क्या कहलाता है, लियाइजन कहलाता है। कैसे, एक्सटर्नल बॉडीज़ हो और पब्लिक रिलेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक लियाइजन का काम करना, ये भी एक रोल होता है मैनेजर का। तो दीज आर द रोल्स ऑफ मैनेजर। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, उसकी जितनी भी स्टेजेस थी उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा डिसीजन मेकिंग में कैसे कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, कितने उसके टाइप्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि रोल ऑफ मैनेजर क्या है। रोल ऑफ मैनेजर के लिए भी हमने उसकी जो सब कैटेगरीज है उनको डिस्कस किया। उसके जो 10 रोल्स थे, कैसे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 तरह से एक ही बंदा 10 तरह के रोल प्ले करता है, उसको डिस्कस किया। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आप हमारा जो इस वीडियो की जो PDF है उसको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ edumscon008 उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।